गुड मॉर्निंग। नमस्कार देवियों सज्जनों, वेलकम एवरीबॉडी। हमारे इस क्लासरूम में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी आज नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा उसमें जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है उसमें सवाल ज्यादा आए नहीं है और हमारा पूरा एक क्लास लग जाएगा। और बड़ा थियोरिटिकल है, उसका मैंने आपको भेज दिया है क्वेश्चन, मतलब एक शीट भेज दी है जिसमें से आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और हम लोग आगे चैप्टर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे एक सवाल हर साल जरूर आता है, लेकिन एक ही आता है। एक सवाल या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएगा या एसी से आएगा। मतलब ऐसा कम होता है कि एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों से क्वेश्चन आए। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर का एक सवाल आ सकता है। अगर दोनों से आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। एसी थोड़ा लो प्रायोरिटी चैप्टर है, बट क्योंकि बहुत तेजी से कंप्लीट हो सकता है इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर हम क्लास में नहीं करेंगे, तो उसको आप अपने आप कर लेना। तो हम लोग जब एसी ये वाला पढ़ लेंगे, ईएमआई, उसके बाद एसी, एसी के बाद सीधा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न 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 फिजिक्स, मॉडर्न। चलिए, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, बस दो ही चैप्टर उसके बाद बचेंगे। ईएमआई के बाद एसी, एसी के बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स, है ना? ऐसे ही चलेगा। तो आज है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तक खत्म हो जाएगा ये संडे के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, यानी जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, अभी तो जनवरी एंड तो आ ही गया। फरवरी फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। फरवरी 10 क्लास लगेंगे ऑप्टिक्स में, वेव एंड। कल बर्थडे नहीं था भाई किसी ने आप लोगों को पोपट बना दिया। पता नहीं किसने स्टार्ट किया बर्थडे का नाटक। कल मेरा कोई बर्थडे नहीं था। बर्थडे अभी नहीं है मेरा, अप्रैल में आएगा। 4 अप्रैल को होगा, जब आपका फेवरेट एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बर्थडे होता है, उसी दिन मेरा होता है। हिटलर का भी सेम डे होता है आई थिंक। और टंग टंग टंग, हाँ, तो ऑप्टिक्स का बाद में हम लोग करेंगे, ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी 10 दिन करीब लगेंगे, 10-10-20, तो तीन हफ्ते उसमें लगेंगे। यानी कि अगर फरवरी फर्स्ट वीक में ईएमआई एसी खत्म किया तो हम लोग मार्च फर्स्ट वीक तक मामला कंप्लीट कर पाएंगे, यानी 15 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। कोशिश करूंगा उससे पहले भी हो जाए। और आज कोशिश, आज मैं वैसे कल मुझे करना था एक रिकॉर्ड। किसी बच्चे ने बोला सर थर्मल कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, तो थर्मल कंडक्शन वाला एक जो थर्मल कंडक्शन वाला एक जो पार्ट है कंडक्शन का, केवल थर्मल कंडक्शन का, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। और एक बैच में मैं थर्मल कंडक्शन के साथ थर्मल रेडिएशन भी ले रहा हूं, तो थर्मल रेडिएशन का वीडियो उस बैच वाला निकाल के आपको दे दूंगा। मतलब वो डबल डबल मेहनत नहीं कराओ, कंडक्शन का मैं वीडियो बना दूंगा और रेडिएशन का किसी और बैच से लेके आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो आज आप समझ गए और हमारा कहानी क्लियर है। मार्च के पहले तो वैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आ रहा। कब आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट? मार्च के बाद ही आएगा, अप्रैल में आएगा आई थिंक। अच्छा, हिटलर का बर्थडे 20 अप्रैल को होता है। एक बच्चे ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, तो मैं हिटलर का अवतार नहीं। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है,
बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट एरिया, अगर बी यूनिफॉर्म है तो ऐसा लिख दो, और इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस लिख दीजिए। डीएस एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया है नॉन यूनिफॉर्म बी के। बस कहानी खत्म। फ्लक्स इज बी डॉट डीएस, यानी फॉर्मूला या तो बी ए कॉस थीटा लिख देंगे। थीटा क्या है साहब? एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी एंगल पे है और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर उसके बीच में जो एंगल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हो गया। अगर फ्लक्स के बारे में ऐसे बात करें तो इंटीग्रेशन बी डीएस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसमें डीएस छोटा सा एरिया लेंगे, स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया। ये सब बातें पुरानी हैं, इसमें कभी सर्कल मत लगाना, वो गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है अगर ये सर्कल ऐसे बना लिया, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखने की कोशिश किया तो बी डॉट डीएस का वैल्यू हो जाएगा 0। ये गॉस लॉ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि क्लोज लाइंस होती हैं तो जितनी लाइन किसी भी सरफेस से एंटर करती है उतनी लाइंस बाहर निकलती हैं। हम लोग ओपन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही सरफेस है, एक सरफेस से केवल लाइन एक बार ही पास कर रही है, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। लाइन को एग्जैक्टली नहीं बोलते, लाइन से इमेजिन करते हैं फ्लक्स को। लाइन तो इंटीजर है, फ्लक्स तो कुछ भी हो सकता है। फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बी डी एस कॉस थीटा, और फ्लक्स को इमेजिन करना है तो फील्ड लाइंस को इमेजिन करो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हुए। तो क्लोज्ड सरफेस नहीं लेना है आपकी केवल एक फेस, एक लूप, एक कॉइल, उसमें से पास होने वाले फ्लक्स की बात करेंगे। किसी स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल या बंद डिब्बे से क्यूबिकल डिब्बे से पास होने वाला फ्लक्स नहीं बोल रहे, केवल किसी एक लूप से, एक फ्रेम से, एक वायर का फ्रेम बना है ऐसा, बस एक फ्रेम है, उसमें से कुछ फील्ड लाइन क्रॉस हो रही होगी, उस फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानेंगे। और मतलब फील्ड लाइन और फ्लक्स सेम नहीं होता, फील्ड लाइंस बनाई गई हैं जिससे फ्लक्स इमेजिन हो जाए, वरना लोगों को फ्लक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो। तो फ्लक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो फील्ड लाइन से इमेजिन करी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कर लेते हैं ना, ज्यादा फ्लक्स के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आगे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालना ही तो फ्लक्स अपने आप कैलकुलेट होगा। एक क्वेश्चन करता हूं, ये करंट आई का एक इनफाइनाइट वायर है, इस वायर के बाजू में एक कॉइल रखा है, एक फ्रेम रखा है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये डिस्टेंस ए है, ये लेंथ बी है, और ये हाइट इसका सी है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल। जल्दी से करेंगे। आपको पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वायर की बदलती है। तो मैंने क्या किया, एक्स पे जाके एक पतला सा सेगमेंट वाला एरिया बनाया, dx जिसका थिकनेस है। तो इस छोटे से ds का वैल्यू, यानी छोटे एरिया का वैल्यू c dx हो गया, क्योंकि इसका लेंथ c है और थिकनेस dx है।
मैग्नेटिक फील्ड यहां पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई dx अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, x का मिनिमम वैल्यू a है और आगे वाला वैल्यू a प्लस बी, तो a से a प्लस बी तक इंटीग्रेट कर दिया तो म्यू नॉट आई सी बाय 2 पाई एल एन a प्लस बी अपॉन a, ऐसा हो गया हमारा आंसर। कम्युनिकेशन सिस्टम आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको कम्युनिकेशन सिस्टम। सेमीकंडक्टर तो मैं करा दूंगा, कम्युनिकेशन खुद करो। सेमीकंडक्टर में पढ़ा दूंगा, बहुत ही जबरदस्त। कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर भी खुद कर सकते हो तो कर लो, फिर जल्दी आसानी से हो जाता है, एक क्लास में ही समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर की एक ही क्लास से 2 क्लास करेंगे, एक सेमीकंडक्टर की और एक उसके बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स की, यानी एंड और नैंड नॉर वाले। अगर सिलेबस जल्दी करने का मन होगा तो मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, जैसे ऑप्टिक्स के कुछ वीडियो मैं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी थोड़ा मामला टाइट चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं तो नहीं समय मिल पा रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आपको रेडिएशन का साथ ही मिल जाएगा। रेडिएशन का वीडियो मैं एक क्लास के वीडियो से निकाल के दूंगा, मतलब एक क्लास लूंगा, एक ले रहा हूं बैच, वो 11th का बैच है, उसमें पढ़ाना है मुझे, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास बचा लूंगा और वो आपको दे दूंगा, तो आप उससे देख लेना यार, मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी, है कि नहीं। और आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है रेडिएशन, तो आपको थोड़ा भी हिंट मिल जाएगा तो मामला ठीक हो जाएगा। कंडक्शन का वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा, आपके लिए बनाऊंगा, मतलब आई विल टीच कंडक्शन इन द स्टूडियो एंड मेक अ वीडियो फॉर यू। चलिए, अभी ये चैप्टर को 3 पार्ट में भी ब्रेक करना है, तो पहला पार्ट हमारा यही, अभी आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा ये चैप्टर में 3 पार्ट हिस्से क्या है, लेकिन पहले हम लोग फैराडे लॉ पढ़ लेते हैं और फिर इसके 3 हिस्से में कराऊंगा आपको। पहले फैराडे लॉस कर लेते हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब अजीब अजीब कहानियां हैं, ये बहुत ही फेमस कहानी है कि फैराडे ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे कुछ हो नहीं रहा था, तो उसने अपने फ्रस्ट्रेशन में एक मैग्नेट को उठा के फेंक के मारा अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में। उस एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था कहीं किसी सर्किट में, और जब मैग्नेट उसने फेंक के मारा तो मैग्नेट जैसे ही गैल्वेनोमीटर के पास से निकला, उसका क्लोज लूप में जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो उसको बल्ब चमक गया। उसने कहा अरे यार ये क्या जादू हुआ, मैंने तो गुस्से में मैग्नेट फेंक के मारा, इसका मतलब गुस्से में मैग्नेट फेंकने से गैल्वेनोमीटर रिएक्ट करता है। तो उसने प्यार से भी मैग्नेट चला के देखा तो भी गैल्वेनोमीटर रिएक्ट करता है, यानी डिफ्लेक्ट करता है। तो उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, इसका मतलब है मैग्नेट चलाएंगे गैल्वेनोमीटर के पास में तो फिर गैल्वेनोमीटर पास मतलब क्लोज लूप हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। उसने कहा इसका उल्टा करें, मैग्नेट रोक दें और गैल्वेनोमीटर को पास लेके आए तो भी हो रहा है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चला किसको रहे, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है। उसने कहा ऐसा करते घुमाते हैं तो क्या चेंज हो रहा है, तो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करें। हर तरीके में जब आपस में रिलेटिव सेपरेशन या पोजीशन चेंज हो रही थी तो उसने देखा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक उसने ऐसे बांध लिया कि मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो फिर गैल्वेनोमीटर उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया उसने कहानी बना दी और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उसने लोगों को बताया कि देखो मैग्नेट चलाते हैं, देखो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैग्नेट चला रहे डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो लोगों ने उससे पूछा भैया ये तो ठीक है लेकिन इसका करे क्या, मतलब डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ताली बजा लेते हैं फिर घर जाते हैं, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला ली है। उसने बोला देखो अभी ये एक नई तरह की साइंस बनी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से करंट बन रहा है, इसका अभी आउटकम क्या होना, ये छोटा बच्चा है, इससे क्या क्या अभी हो सकता है इसके बारे में कहना मुश्किल है। सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ साइंस विच इज बॉर्न नाउ। अभी ये बड़ा होके क्या बनेगा, तो अब देखिए हमारा सारा का सारा सिस्टम इसी पे चलता है, सारा करंट हमारे घरों में जो आ रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है।
सारे 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 सर्किट्स इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त साइंस है जो यहां पे फैराडे ने डिफाइन कर दी है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल changes with time, an EMF is induced। देखो नाम दिया है EMF क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी फिक्स नहीं होता, वो वायर के रेजिस्टेंस और वायर में फ्लो होने वाले करंट और एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल सर्किट के हिसाब से बदलता है। ऑन द अदर हैंड हमने बोला था ईएमएफ जो होता है एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जैसे बैटरी का ईएमएफ जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वो चेंज नहीं होता। यानी एक बार एक बैटरी खरीद ली और उसमें जो ईएमएफ है वो फिक्स है। अगर उस ईएमएफ का वैल्यू 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट खर्च हो रहा है तो बाहर वालों को 8 वोल्ट मिलेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में 3 वोल्ट खर्च हो गया तो बाहर वालों को 7 वोल्ट मिलेगा। यानी कि बाहर के रेजिस्टेंस और अंदर के रेजिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में अलग अलग आ सकता है। ऐसे ही यहां पे एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स नहीं होगा, उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ फिक्स हो जाएगा। और वो इसीलिए नाम ही इंड्यूस्ड ईएमएफ रखा है, ईएमएफ रखा है कि उसकी प्रॉपर्टी जो बन रही है वो फिक्स है। उसमें कितना बैटरी बनेगा वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन वो बैटरी स्प्लिट कर जाएगा, कुछ इंटरनल हो जाएगा कुछ एक्सटर्नल हो जाएगा, जैसे बैटरीज में होता था। तो ईएमएफ नाम रखा है। हालांकि डायमेंशनली ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही होता है, बट इसको ईएमएफ कह रहे हैं। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बनाया phi/dt। हालांकि ऐसे दो लॉस बोल देते हैं, एक में बोलता है जैसे न्यूटन बोलता है। न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन ने बोला एक लॉ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो उस पे नेट फोर्स 0 है, एक ये बोला। और फिर दूसरे में बोला अगर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदले तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू या फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये दूसरा बोला। ऐसे यहां पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये पहला स्टेटमेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। फिर बाद में ये बोला मैग्नेटिक फील्ड जिस रेट से चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज करेंगे तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज करेंगे तो कम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ। अब यहां पे माइनस अभी नहीं लगाया, वो लेंज लॉ में आ जाएगा। अब वो लेंज लॉ में आ जाएगा तो वो देखना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt में ये माइनस लेंज लॉ में आएगा, वो डायरेक्शन के हिसाब से लगता है, वो अभी देख लेंगे। तो ये अभी हमने कर दिया। अगर मुझे कोई कहता है एक कॉइल है उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है आई डोंट केयर, दिया हुआ है। तो हमने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dt माइनस मत लगाओ अभी। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो रेजिस्टेंस R होने से इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब वो करंट का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो लेंस लॉ से, मतलब करंट का वैल्यू तो अभी हम निकाल देंगे, डायरेक्शन वगैरह लेंस लॉ से बाद में निकालेंगे। तो ये इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में चल रहे। तो एक कॉइल हमने ले लिया, उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर दिया। तो मैंने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है d∅/dt। आप जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर करंट का वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R हो जाएगा। यहां पे इंड्यूस्ड लिख देता हूं, IND इंडिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R कर दिया। करंट इंड्यूस्ड आ गया, करंट आ गया तो हमने 1/R d∅/dt लिख दिया इसको। दूसरा चार्ज अगर फ्लोन निकालना है, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन होता है करंट इनटू टाइम, इसको इंटीग्रेट कर दो। करंट का वैल्यू है 1/R d∅/dt, तो टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो dt से dt कट गया, d∅ का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई आ गया, डेल्टा फाई बाई आर लिख दिया। तो यहां पे फिर से लिख देते हैं, चार्ज फ्लोन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेल्टा फाई बाई आर कर दो। करंट का वैल्यू पूछा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन आर कर दो, ये इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कर दो, यानी टोटल बाई टोटल।
इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो डिफरेंशिएशन, और एवरेज पूछा जाए तो टोटल बाय टोटल। एवरेज करंट पूछ लिया तो आप टोटल बाय टोटल, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा फाई बाय आर को चार्ज लिख सकते हैं, तो करंट एवरेज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन डेल्टा टी, कैसे भी कर लीजिए। एवरेज के रिजल्ट ये लिख दिए। एक बच्चा कह रहा भाई आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, आवाज तो आ रही होगी। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा तो इंड्यूस करंट भी चेंज होगा, बिल्कुल। इसलिए एसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होता है और इंड्यूस्ड करंट भी चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कराएंगे, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा नहीं है कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ नुकसान है या कुछ नफरत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ने वाले ज्यादातर फॉर्मूले ऑलरेडी तुमको अलग अलग चैप्टर में करा दिए जाएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर की थ्योरी एक बार आप पढ़ोगे, जैसे 5-6-7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सिलेबस में हैं, तो उनके फ्रीक्वेंसी का और ये वेवलेंथ का जो एक स्पेक्ट्रम यानी विंडो दिया रहता है, वो आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर पे लाइट होती है, विजिबल लाइट। उससे ज्यादा वेवलेंथ करते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी, तो उससे 700 नैनोमीटर से बड़े वेवलेंथ की लाइट को हम इंफ्रारेड बोलते हैं। 400 से कम वाले वेवलेंथ की लाइट को हम अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाले लाइट को हम एक्स रेज बोलते हैं। एक्स रेज से भी ज्यादा एनर्जी वाले लाइट रेज को हम गामा रेज बोलते हैं। इंफ्रारेड से आगे बढ़ने पर हमारे पास माइक्रोवेव होता है, और माइक्रोवेव से भी कम एनर्जी वाले रेडियो वेव होते हैं। तो ऐसे करके एक स्पेक्ट्रम बन गया है। अलग अलग टाइप का नेचर या एप्लीकेशन के हिसाब से 7 तरह के हमने वेव के नाम रख दिए। सारे वेव एक जैसे होते हैं, बस उनके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। तो कोई रेडियो वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरेज होता है और गामा रेज होता है। तो आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ता है कि इनके वेवलेंथ या एनर्जी का क्या क्या रेंज है, क्या रेंज है। वो मैं भी बता सकता हूं, आप अपने आप क्लास में भी कर सकते हैं। तो आप अगर एक बार खुद पढ़ लेंगे उसको, तो वो 2 क्लास की चीज 1 क्लास में खत्म हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो 2 क्लास की 3 क्लास लगेगा हमको कराने में। तो अगर ये चाहते हो कि सब सर ही बोले तभी हम सुनेंगे तभी हम पढ़ेंगे, मतलब क्या है कि मैंने पैसा दिया है आपको, तो अगर किताब में लिखी हुई चीज है कि विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच में जो होता है विजिबल लाइट, ये किताब में लिखा है और वो मैं भी पढ़ सकता हूं तो मुझे आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों पढ़ूं? सर आप पढ़ के मुझे बताओ कि ये क्यों ये लिखा है, तो मैं भी बता सकता हूं। लेकिन क्या है कि ऐसे समझदारी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें जो हम अपने लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे। सिंपल चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप 1-2 बार पढ़ के आओगे, फॉर्मूले की लिस्ट में दे दूंगा, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये, 3-4 फॉर्मूले लिखोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 15 मिनट में जो चैप्टर रैप अप हो सकता है हम अपने घर से पढ़ के आए, वही चैप्टर को अगर 2 से 3 क्लास मुझे पढ़ाना पड़े, तो वो जो टाइम वेस्ट होगा वो फिर आपको ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है ना। फिर मुझे मत कहना कि सर ये तो 15 मार्च के भी आगे जा रहा सिलेबस कंप्लीशन। 1-2 सवाल बहुत जल्दी करते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ये खुद ही कर लो यार होमवर्क। देखो, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, सवाल पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। ये सब सवाल करने के लिए हम थोड़ी ना पैदा हुए हैं। ये भी सवाल वैसे ही है, होमवर्क है भाई, कर लो।
लिखा है रिंग का एरिया ए है और बाद में रिंग इज सडनली स्क्वीज्ड टू जीरो एरिया, यानी ए एरिया से जीरो एरिया करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। पहले फ्लक्स था B इंटू ए, बाद में फ्लक्स हो जाएगा B इंटू जीरो। तो पहले फ्लक्स B इंटू ए, बाद में B इंटू जीरो, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स हो गया BA, और चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस कर दें तो बच्चों आता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस कर दें तो आता है चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो कर लेना भाई। लेंज़ेस लॉ क्या होता है? लेंज लॉ बोलते हैं कि इंड्यूस्ड करंट in a closed coil always opposes its own cause। आपकी तरह है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड कॉइल ऑलवेज अपोजेस इट्स ओन कॉज, यानी जिस कारण की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उसी को अपोज करेगा। मतलब जो तुम्हारी लाइफ बना रहा है, जो तुमको दे रहा है ताकत, तुम उसी का अपोज करते हो। ये तो सर हमारी आदत है। पेरेंट हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो हमको धक्का दे रहे हैं, वो हमको मेहनत करा रहे हैं, हम उन्हीं को अपोज करते हैं, हम उन्हीं को डर आंखें दिखाते हैं, उन्हीं के सामने गुर्राते हैं, उन्हीं के सामने पैर पटकते हैं, अपोज करते हैं। हमारे अंदर भी लेंज लॉ छुपा हुआ है। जो टीचर आपको डांट पीट के पढ़ा के आगे ले जाना चाहता है, वो चाहता है आप सक्सेसफुल हो जाए, आप उसी टीचर के खिलाफ गुर्राते। कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो भयंकर लेंज लॉ फॉलो करते हैं कि तुमने बोल दिया अब नहीं करेंगे, इनने कह दिया अब नहीं करेंगे। तो लेंज लॉ भी बिल्कुल वैसा ही है। अब आप इसमें समझ लो कि ये इतना प्यारा लॉ है कि ये हर तरीके से फॉलो करता है। जैसे हर तरीके से सर, जैसे तन मन धन, तन मन धन से फॉलो करता है। तन मन धन से, तन मन धन से कैसे फॉलो होता है सर बताइए? ये जो लेंज लॉ है ये हर पैरामीटर में अपोज करता दिखेगा। जैसे अगर आपने कहा कि एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा बना जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा था। तुमने बोला हां ये लॉजिक तो इससे बन रहा है। अगर तुम फ्लक्स इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर हम फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तभी अपोज करता हुआ दिखेगा। अपोज करेगा। फिर से सुनो, मान लीजिए किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन है। अब आपको समझना है ध्यान से, अभी कुछ लिख रहे हो तो लिखना बंद कर देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन है, ये पहले से है। फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा किया गया जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर या फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, या यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होने लगा। आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का अपोज क्या होगा? तो आप कहेंगे डिक्रीज। तो ये ऐसा करंट बनाएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करे। अब डिक्रीज करने के लिए दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। हो सकता है इसका इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज हो। अगर क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट बना तो उस करंट की वजह से एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो इनटू द प्लेन होगा। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट की वजह से बनेगा वो खुद इनटू द प्लेन होगा, और वो इनटू द प्लेन इस इनटू द प्लेन में ऐड हो जाएगा तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। हमको क्या करना था? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराना था। तो डिक्रीज कराने के लिए तुम ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स बनाओगे जो एग्जिस्टिंग फ्लक्स के अपोजिट हो। अब अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तभी करंट वहां आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास दो ऑप्शन है करंट के डायरेक्शन के, लेकिन हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया जिससे कि बनने वाला फ्लक्स, जो इंड्यूस्ड वाला जो फ्लक्स बनेगा, इंड्यूस्ड करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो आउटवर्ड बनने लगेगा, और आउटवर्ड फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स के इंक्रीज को डिक्रीज करेगा। अब मैं इसका उल्टा एग्जांपल बोलता हूं। मान लीजिए यही डायग्राम बना हुआ है
और इस डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर देखो ये दोनों डायग्राम सेम है, अभी इसमें बोला था एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा समझ लो। यहां पे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी अंदर जाने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहेगा और ऐसा करंट फ्लो कराएंगे कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बने। तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इंड्यूस्ड करंट हमें क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट बनाना पड़ेगा। आप समझो, यहां पे यह कहना कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है तो क्लॉकवाइज लिख देना, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है तो क्लॉकवाइज लिख देना, यह नहीं है रूल। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट में फ्लक्स बनाता हुआ करंट ड्रॉ करना है, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स बनता हुआ बनाना है। इस ऐसा इंड्यूस करंट बनाना जो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स बनाए। दोनों डायग्राम एक जैसे दिखेंगे, आंसर रट के नहीं जाना, वही डिसाइड होगा कि इस कहानी में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो फिर कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो फ्लक्स का प्रेजेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनाता, फ्लक्स का चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है। और जो हो रहा है चेंज का अपोज करना है, एग्जिस्टेंस का अपोज नहीं करना, चेंज का अपोज। तो सवाल में क्या लिखा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? बिल्कुल लिखा रहेगा, सवाल में लिखा रहेगा ये। ठीक है, सवाल में लिखा रहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अभी हम 7-8 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको सारी बात क्लियर हो जाए। अभी मैं कराता हूं आपको। ठीक है, ये कॉज क्यों वो कर रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में हमने d∅dt लिख दिया माइनस के साथ, ऐसा लिख दिया है। लेकिन आप इस माइनस को केवल सिंबॉलिक लेना, माइनस इंडिकेट्स ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको याद होगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं या बैटरी के वोल्टेज होते हैं, इनका कोई साइन नहीं होता प्लस, मतलब ऐसे नहीं होता कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है या -5 वोल्ट का बैटरी। अरे यार तुम बैटरी खरीदने जाओगे, तुमने बोला यार 5 वोल्ट का बैटरी दो, उसने दे दिया। तुमने बोला नहीं -5 वोल्ट का दो, तो वही बैटरी उल्टा करके दे देगा तुमको। बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, वो तो आपके देखने के ऊपर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कभी साइन के साथ वैल्यू नहीं निकालेंगे हम निकालेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड। लेकिन ये माइनस लगाए क्यों है? जिससे कि माइनस मुझे इंडिकेट करता रहे कि दिस इज गोइंग टू हैपन, और वॉट एवर इज हैपनिंग इज गोइंग टू चेंज द फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इन ऑपोजिट वे। चलिए एक एक करके सवाल पढ़ते हैं, 6-7 सवाल करने हैं, हमारे दिमाग में बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स of metal wire are lying in a table without touching each other. Loop A carries a current and which increases with time in response B. एक टेबल है, उस टेबल पे 2 लूप अगल बगल रखे हैं। सर हमें कैसे पता चला अगल बगल रखे हैं? अबे तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो टचिंग ईच अदर हो जाएंगे, अगल बगल ही रखे होंगे दूर दूर, तभी तो नॉन टचिंग ईच अदर है। और एक दूसरे के अंदर रख नहीं सकते, दोनों आइडेंटिकल शेप सेम साइज के लूप है। एक में करंट इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मान लीजिए एक लूप ए है और उसमें करंट आई इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा लूप में करंट दूसरे लूप में जो करंट है वो दूसरे लूप में ये अट्रैक्शन बनेगा या रिपल्शन बनेगा, ये समझना है। इंक्रीजेस विद टाइम। अच्छा मैं आपको 2 तरीके से बताना चाह रहा था, एक जो है फ्लक्स के चेंज से भी निकाल सकते हो और फोर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो। फोर्स के हिसाब से मतलब मैकेनिक्स भी वही बात सपोर्ट करेगी जो इंड्यूस करंट सपोर्ट कर रहा है। इसको 2 तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
ये करंट इंक्रीज कर दिया मैंने, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड आ रही है और इधर साइड से यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इनवर्ड जाएगी। तो दूसरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड, किधर भी हो सकता है, तो ये कॉइल भी है। अगर एक का करंट इंक्रीज करेंगे तो ये कॉइल का जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू कॉइल बी, वो भी इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने वाले फ्लक्स में अगर ये इसको पूछो कि तुम्हारे अंदर से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तुम किधर जाना चाहोगे, पास आना चाहोगे कि दूर, तो वो बोलेगा बी विल से कि भैया फ्लक्स अगर इंक्रीज करोगे तो बी शुड मूव इन अ वे सो दैट इट फ्लक्स डिक्रीजेस। तो अगर बी का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है पहले से, तो बी मूव्स अवे फ्रॉम लूप टू डिक्रीज इट्स फ्लक्स। अगर कोई कॉइल से फ्लक्स, इसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो बी का फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा, चाहे अंदर जाए या बाहर जाए। अब अभी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो तुमने बी से पूछा तो तुम किधर रहना चाहते हो, तुम पास आना चाहते हो कि दूर जाना चाहते हो, तो बोलेगा यार मेरे अंदर से पास हो रहा है फ्लक्स इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मुझे तो ऐसी जगह जाने का मन करेगा जहां पे फ्लक्स इंक्रीज ना हो। तो पास आने से तो और फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो बी किधर भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। तो हम लोग लिखेंगे रिमेन स्टेशनरी, अट्रैक्टेड बाय लूप ए, रिपेल्ड बाय लूप ए। देखो इंक्रीजेस लिखा है, अगर ए का करंट इंक्रीज करेंगे तो उस इंक्रीज करंट से ज्यादा फील्ड लाइन बनेगी, ज्यादा फील्ड लाइन बी से पास करेगी, तो बी का फ्लक्स इंक्रीज करेगा, बी का फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो बी ऐसी जगह भागेगा जिसपे फ्लक्स डिक्रीज करे, और फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए बी को जाना पड़ेगा अवे, और अवे जाने का मतलब है रिपल्शन। एक बच्चा पूछ रहा है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी t.me और स्लैश क्या होता था, द्रोणाजेई। ये होता है क्या बच्चों, डबल होता है क्या, डबल, जरा बता दो। अभी बी में करंट का डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ए के करंट का डायरेक्शन नहीं पता है। इसमें ये तो लिखा नहीं कि ए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब तक ए का डायरेक्शन हमको डिफाइन नहीं होगा हम बी का डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर ए का डायरेक्शन पता हो तो बी का डायरेक्शन बता पाएंगे। वो कैसे, वो अभी बताते हैं। द्रोणाजेई यही है भाई, ऐसे t.me सिंगल डंडी और DRONAJEE, द्रोणाजेई। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से करते जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। A square coil ABCD is placed in XY plane with center at origin. A long straight wire passing through origin carries a current in negative Z direction. Current in this wire increases with time. Induced current in the coil. अभी इस वायर में ये जो क्रॉस करके बना हुआ ये वायर अंदर की तरफ जा रहा है, तो बताओ ऐसे करके एक कॉइल है और इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो करता हुआ एक वायर जा रहा है। पूछा बताओ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। आपको बोलना है इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाएगा। कैसे बता, क्योंकि वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप बनाता है। अब ऐसा सर्कल बनाएगा तो फ्लक्स थ्रू कॉइल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में रहेगा और कॉइल का एरिया वाला जो वेक्टर है वो ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, तो फ्लक्स 0, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। या कह दीजिए कि ये सर्कल जो बन रहे हैं इनमें से कोई भी लाइन इस कॉइल को क्रॉस नहीं कर सकती, तो कोई कॉइल को क्रॉस करती हुई लाइन ही नहीं है, तो फ्लक्स 0 है। तो करंट कितना भी बढ़ा दो फ्लक्स 0 ही रहेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा, तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 रहेगा। देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट इन दिस केस।
क्या सवाल समझ गए? ये सवाल आपका पोपट कर चुका है। मोहित दुबे पिछले सवाल का पूछ रहे हैं सर, जब यहां पे करंट इंक्रीज हुआ तो हमें कैसे पता चला यहां का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा? अगर मान लो ये 100 फील्ड लाइन बना रहा है और 100 में से 20 यहां पे जा रही है, अगर ये 100 की जगह इसका करंट बढ़ा के डबल कर दे और ये 200 फील्ड लाइन बनाए तो 200 में से 40 इधर से जाएगा। भाई जितना फील्ड लाइन ज्यादा बनेगा उसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे भैया तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की और तुम हो दो भाई, तो एक को मिल जाएंगे 50 करोड़, दूसरे को मिल गए 50 करोड़। अगर वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी होती और दो ही पार्ट में डिवाइड करना है या 4 पार्ट में, उतने ही पार्ट में डिवाइड करना है जितना पहले, तो फिर ज्यादा ज्यादा जाएगी ना भाई, जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा पार्ट सबको मिलेगा। तो यहां से फील्ड ज्यादा बनेगा तो इसमें भी ज्यादा जाएगा। यहां फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि यहां करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज होगा तो ज्यादा फील्ड बनेगा, तो ज्यादा फील्ड बनेगा तो ज्यादा में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक हिस्सा यहां जाएगा, एक हिस्सा यहां जाएगा। यही तो डिवाइड कर रहा है, यही तो बांट रहा है सब जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते जाओ, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर सर्कल समझ नहीं आया, हे राम, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतने लल्लू हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। देखो एक वायर है इनफाइनाइट, इसमें ऐसे सर्कल सर्कल मैग्नेटिक फील्ड, इसी वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में कॉइल रख दिया, मतलब कॉइल भी ऐसे, वायर ये रहा, ऐसे कॉइल रखा है, वायर उसके बीच से पास कर रहा है और वायर अपने चारों तरफ सर्कल बनाता है। अभी तो ये जो कॉइल है इसके प्लेन में सर्कल सर्कल बन रहे, इसके थ्रू कुछ भी पास नहीं हो रहा, इसी पे गोल गोल घूम रहे, इसी में गोल गोल घूम रहे। तो जब तक कॉइल के अंदर ऐसे थ्रू छेद करके ना जाए, कॉइल में अगर मैं, इस कॉइल में अगर मैं पॉलीथीन लगा दूं तो इस पॉलीथीन से क्रॉस करते हुए जाए, इसी में सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पॉलीथीन में होल थोड़ी ना हो जाएगा, इस पे सर्कल सर्कल बन गए, तो कोई भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं कर रही यार। जब फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, या ऐसे बोलो ये कॉइल है और इस कॉइल का जो एरिया होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, और यहां जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो फील्ड का वैल्यू डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन हर जगह 90 डिग्री। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और कॉइल में सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे। अब ये मत पूछो सर ये कैसे पता चलता है आपको कि इनफाइनाइट वायर अपने चारों तरफ सर्कल बनाता है, लल्ला उसके लिए तो पीछे वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। पुराने गाने गाते हो, नए गाने गाओ, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। नए गाने हमें पता ही नहीं रहते। नया गाना क्या चल रहा है आजकल? सबसे नया गाना मैंने क्या सुना? नया गाना क्या सुना? हाँ एक जुगनू वाला साउंड सुना, जुगनू वाला गाना, जुगनू जुगनू, टा 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 टा। अभी याद कुछ नहीं आ। चलिए, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरी अ करंट आई सर्कुलेटिंग इन सी। अच्छा, कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं तो एक और कोएक्सियल बना देते, को कॉन्सेंट्रिक बनाने की क्या जरूरत? कोएक्सियल, एक लूप ये रहा, दूसरा यू लूप ये रहा, दोनों का एक्सिस यहां है, ये एक का सेंटर ये दूसरे का सेंटर, एक का C1 एक का C2, कोएक्सियल। लिखा है करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर यहां से मैं देखूं, ये मेरी आंखें हैं, आंखें, इन आंखों ने
इन आंखों ने देखा कि इसमें करंट जिस सेंस में है इसमें भी करंट वैसा ही, मतलब अगर इसमें क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दोनों आंखों ने करंट सेम डायरेक्शन में दिखा, लिखा हुआ ना, करंट आई ईच सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। इधर से देख रहे हैं एक कॉइल, उसके पीछे दूसरा कॉइल, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब लिखा है इफ द लूप अप्रोच ईच अदर, यानी इन लूप्स को अगर पास पास लेके आओ। अब आपको समझना है कि मैं फोर्स के हिसाब से इसको कर सकता हूं और करंट में फ्लक्स के हिसाब से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो सवाल ये, करंट इन ईच विल डिक्रीज, करंट इन ईच विल इंक्रीज, द करंट इन ईच विल रिमेन द सेम, द करंट इन वन विल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। ये जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको थोड़ी देर के लिए मानना है कि जैसे ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, कॉइल नंबर 1 के करंट को करंट आई ले लूंगा और 2 का करंट 0 मान लूंगा। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, करंट का पहले वाले कॉइल में करंट को आई ले लूंगा और दूसरे का करंट 0 मान लूंगा और फिर इसको अप्रोच कराऊंगा। इसको अप्रोच कराने से सेकेंड कॉइल में अपने आप एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अगर वो इंड्यूस्ड करंट इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करंट के अपोजिट है तो नेट करंट डिक्रीज करेगा। अगर वो इंड्यूस करंट इसके ऑलरेडी करंट के डायरेक्शन में है तो करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने एक कॉइल का करंट 0 मान लिया और इसमें करंट आई मान लिया और इसको पास लाए, तो पास लाने से ये जो करंट अभी मैंने माना है ये क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट से इधर की तरफ साउथ पोल और इधर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। या क्लॉकवाइज करंट ऐसे बनाते हैं, इसमें जो क्लॉकवाइज करंट है उसके हिसाब से देखें, ऐसे क्लॉकवाइज करंट, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ ऐसे बढ़ती हुई नजर आएगी, इधर से ऐसे एंटर करेगी और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मतलब पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट में चल रहा है, जैसे ही पास में लाएंगे इसमें अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा तो ये उस फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाना चाहेगा, क्योंकि इसमें अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा कि फ्लक्स बाहर की तरफ बने, और जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाएगा वैसे ही इसके क्लॉकवाइज करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। करेक्ट है क्या? अब इसको फोर्स के हिसाब से करते हैं, पहले हमने फ्लक्स के हिसाब से किया, अब फोर्स के हिसाब से। यहां साउथ पोल है और यहां नॉर्थ पोल है। अब समझो कि मैं नॉर्थ पोल को पास ला रहा हूं, जैसे ही नॉर्थ पोल को पास लाऊंगा तो ये वाला पास आने का अपोज करने के लिए एक ऐसा फोर्स डेवलप करना चाहेगा जिससे कि ये इसको रिपेल करे। देखो, अगर मैं एक कॉइल को पास लाऊंगा तो दूसरा कॉइल चाहेगा कि पहले कॉइल को रिपेल करे, और नॉर्थ पोल पास आने पर ये अपना नॉर्थ पोल इधर जनरेट करेगा, क्योंकि एक जैसे पोल्स के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये ऐसा करंट बनाना चाहेगा जिससे नॉर्थ पोल लेफ्ट में और साउथ पोल राइट में बने। नॉर्थ को पास लाने से सामने नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनेगा तो हमारी आंखों को यहां एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट बनता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन इसके पास ऑलरेडी क्लॉकवाइज करंट है और हमने एंटी क्लॉकवाइज इस पे बनाया, तो नेट क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज करेगा। तो पहला वाला तो ये समझ में आ रहा है कि एक में डिक्रीज होगा। अब दूसरे के हिसाब से भी देखो, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तुम फर्स्ट कॉइल को करंट हटा दो और दूसरे कॉइल का नॉर्थ पोल इधर खींचो, जैसे अब दूसरे कॉइल को बना लेते हैं। मान लीजिए दोनों कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन हम केवल सेकंड कॉइल की बात कर रहे हैं, सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल। अगर मैंने बोला सेकंड कॉइल पास आ रहा है, इस कॉइल के करंट के हिसाब से यहां साउथ है, यहां नॉर्थ है। अगर पास में खींचेंगे तो इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। अगर साउथ और नॉर्थ इधर बनेगा तो ये चाहता है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे। अगर इसके पास ऑलरेडी क्लॉकवाइज करंट है और इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहता है तो नेट करंट डिक्रीज करेगा, नेट करंट डिक्रीजेस। आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि पास आने से फ्लक्स इंक्रीज करता है, तो ये दोनों कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज होना चाहेगा, और डिक्रीज करने के लिए इनके करंट डिक्रीज ही होंगे। तो हमारा आंसर ड्रम रोल, वन।
सार्थक गर्ग, अभी क्या सो गए थे आप? अभी अभी तो मैंने बताया टेलीग्राम का लिंक t.me डंडी द्रोणा जेई, द्रोणा जेई, कर लो भाई। थोड़ा थोड़ा समझ लो भैया। देखो आप आराम से समझो, दोनों कॉइल को पास लाएंगे तो उनका आपस का फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फिर ये दोनों फ्लक्स डिक्रीज करना चाहेंगे। फ्लक्स जो भी फ्लक्स इनका होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज करना चाहेंगे, और डिक्रीज करना चाहेंगे तो अपने अपने करंट को घटाएंगे। वो बोलेंगे यार हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अब घटाओ उसको। सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन करंट है तो सेम डायरेक्शन फ्लक्स है, पास लाने से फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क, 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 थोड़े कठिन सवाल होमवर्क में, जिससे कि आपका दिमाग चले। होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे और लिख रहा हूं बच्चों, कहीं जगह मुझे मिल जाए फिर मैं लिख दूं। हाँ यही वाला कर। एक सवाल, अनदर क्वेश्चन। हाँ, आंसरवा तो दिया ही नहीं है आज मैंने, आई एम वेरी सॉरी हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम जल्दी से आंसर बता देंगे। देखो देखो, अनदर सवाल, सेम फोटो, फोटो यही है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर से चलता हुआ आ रहा है। तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी लाइक दिस, इसी प्लेन में, इन द सेम प्लेन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। जो करेगा उसको बहुत शाबाशी मिलेगी। मतलब ये जो चार ऑप्शन है, ये नहीं, चार ऑप्शन में से यहां से तलाशना है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, जीरो होगा, ऑसिलेट करेगा, ये जो भी है, जो चार में से अगर कोई ऑप्शन नहीं मिले तो आप अपना ऑप्शन बना लेना। तो आपको ये चार में से नहीं मिले तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन वो लिख देना, अगर इन चार में से कोई है तो वो लिख देना। बिल्कुल सिमिलर सवाल है कि कॉइल के बाजू से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो आप जरा इसको सॉल्व करके बताना मुझे, है? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक मिनट, हाँ? कहाँ गया भाई, कछु ना मिला। हाँ ये
चलिए एक चीज, अब इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है फैराडे लॉ, लेंज लॉ, एग्जाम्पल्स। दूसरा पार्ट है मोशनल ईएमएफ एंड एग्जाम्पल्स यानी सर्किट्स। तीसरा पार्ट है इंडक्टर्स एंड एलआर सर्किट। 3 हिस्से। पहले पार्ट में हमने फैराडे लॉ और लेंज लॉ करा। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जिसमें फैराडे लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यूज और क्वेश्चन सॉल्विंग में किस तरीके से फैराडे लॉ के सवाल और आएंगे। अभी लेंज लॉ के हमने एग्जाम्पल्स करे अभी अभी कि पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, करंट क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो अपोज कर रहा है वही करना है। तो इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया है कि पहला पार्ट में फैराडे लॉ क्या होता है वो पढ़ लिया, लेंज लॉ क्या होता है वो पढ़ लिया और उसके सवाल कर लिए। अब फैराडे लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फैराडे लॉ को और थोड़ा गहराई में सीखेंगे। बाद में हम देखेंगे इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जनरेट होके आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ सुन के हम लोग इमोशनल हो जाएंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जेई में मोशनल ईएमएफ के ही पूछे जाते हैं। डायरेक्टली मोशनल ईएमएफ पूछा जाता है या मोशनल ईएमएफ को सर्किट में यूज करके पूछा जाता है, तो सर्किट सॉल्विंग के होंगे। फिर उसके बाद हम लोग एलआर सर्किट करेंगे जिसमें एलसीआर सर्किट भी हो जाएगा। यार इसमें इतना सेंटी की बात नहीं, एलसीआर एक ही सर्किट होता है, एलसीआर मिला के तीनों का एक सर्किट बना तो डैम्ड ऑसिलेशन की तरह आता है, तो वो कर लेंगे। और एलसी ऑसिलेशन भी कर लेंगे, एलसी सर्किट्स भी कर लेंगे। ऐसे क्या, इसमें कोई रोने की बात नहीं। तो इंडक्टर्स पढ़ेंगे, इंडक्टर का इंडक्टेंस कैसे निकालते। तो ये चैप्टर सचमुच बहुत छोटा होगा, लेकिन एग्जाम्पल्स करने में यानी क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा समय बिताएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सारे सवाल एक से एक बढ़िया नगीने हैं। तो मैं कुछ बहुत ही बड़े बड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में कराऊंगा। आराम से, प्यार से उसमें पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सवाल लंबा होता है तो लोग पेशेंस छोड़ देते हैं, और एडवांस में ऐसा ही लंबा सवाल चला आएगा, उसके बहुत सारे पार्ट होंगे, पैसेज बन के आ जाएगा। तो आपको ना 5-10 मिनट में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 3 से 4 सवाल सॉल्व हो रहे होंगे, इसलिए थोड़ा समझना। मोशनल ईएमएफ वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि एलआर सर्किट वाला भी, मतलब इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इंडक्टर मतलब एलआर सर्किट के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आरसी सर्किट जैसे, उसको हम करेंगे। रोटेशनल ईएमएफ भी मोशनल ईएमएफ ही है, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा कि फ्लक्स जो होता है, थोड़ा पहले से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। तो मैंने ऐसे सोचा यार फ्लक्स चेंज कैसे होगा, तो मैंने बोला फ्लक्स को अगर चेंज करना चाहते हो बाबू तो चेंज कर दो या तो एरिया को। इफ यू हैव टू चेंज द फ्लक्स यू नीड टू चेंज एरिया विद टाइम, या फिर आप चेंज कर दो एंगल थीटा को टाइम के साथ, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो विद टाइम। बाद में देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। सर कोई एग्जांपल ऐसे नहीं हो सकता क्या कि जिसमें एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रहा हो? अबे बिल्कुल हो सकता है यार, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी हम 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो पहला हिस्सा है वही बदल के मोशनल ईएमएफ पे घुस जाएगा। इसलिए ये जो पहला वाला पार्ट है ये फैराडे वाले एग्जाम्पल में ही मैं डाल रहा हूं। थोड़ी देर तक हम फैराडे लॉ लगाते रहेंगे, बाद में हम उसको बदल के सेकंड एग्जाम्पल में घुसेड़ देंगे और बना देंगे उसको मोशनल ईएमएफ का हिस्सा। तो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट पार्ट खत्म होने के पहले यहां से तुरंत कब इसमें चला जाएगा, आपको एकदम स्मूथ ट्रांजिशन कर देंगे। ऐसा लगेगा कि आप ये फ्लाइट उतरी और एकदम रनवे पे आगे, झटका ही नहीं लगा। तो फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट यहां पर भी चल रहा है और धीरे से हम मोशनल ईएमएफ में कन्वर्ट करते हैं। बाद में ये 2 एग्जाम्पल और हैं जो फिर से ऊपर भेज देंगे, तो ये आपको अलग अलग दिखने भी लगे। मोशनल ईएमएफ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसको ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ लूप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। चलो ऐसा करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स को लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी या डी एस बाई डी टी। इस तरह का हम लोग फ्लक्स को रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा बी कॉस थीटा ए बाई डी टी या डी एस बाई डी टी। कहानी खत्म। बच्चों जरा 2 मिनट का समय मुझे देना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। तब तक ये क्वेश्चन पढ़ो और करो। इसमें एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जरा करो सॉल्व। एक नंबर 2 नंबर नहीं बताएंगे तो तुम लोग रोने लगोगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, बहुत रोगे। ठीक है, रीजन 1 इज फील्ड फ्री, रीजन 1 इज फील्ड फ्री। रीजन 2 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यहां पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहां बी लिख देता हूं मैं, ये बी है, इधर बी है, इधर कुछ नहीं। ठीक है, द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये लूप ऐसे रोटेट करा तो आप देखो कि ये वाला जो हिस्सा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर आप कहेंगे सर ये लूप ऐसा रोटेट होता जाएगा तो इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज होता जाएगा, और एरिया अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, तो थोड़ी देर तक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो सवाल में पहले पार्ट लिखा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। तो मैंने कहा कि अगर मान लो t इक्वल टू 0 से ये ऐसे लगा हुआ है और चल रहा है, तो एट एनी टाइम t, इस एंगल को मैंने थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख दिया। तो एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, थीटा आर स्क्वायर बाई 2। ये जो पूरा सर्कल होता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया होता है। तो थीटा एंगल के सर्कल का एरिया होता है थीटा आर स्क्वायर बाई 2। ये एरिया हो गया ये वाला,
ये जो शेडेड है जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया थीटा आर स्क्वायर बाय 2 का रेडियस दिया हुआ है, क्या रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, तो मैं स्मॉल आर ही लिख देता हूं, बेकार में कंफ्यूजन होगा, तो स्मॉल आर रेडियस लिख दिया, स्मॉल आर। इंटू बी कर दिया, ये फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो थीटा को ओमेगा टी लिख दिया, तो ओमेगा टी आर स्क्वायर बी बाई 2। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डी फाई बाई डी टी इज बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन अभी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इनटू द प्लेन वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये क्लॉकवाइज करंट, इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज वाला करंट बनेगा। अब करंट को निकालने के लिए मैंने आर से डिवाइड कर दिया, करंट का वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया। फिर आधे साइकिल के बाद मुझे ये कॉइल उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और आधे साइकिल के बाद ये कॉइल जब बाहर जाने लगेगा ओमेगा से घूम के, तो ये वाला जो एरिया है ये एंगल डिक्रीज करेगा, ये कॉइल घूमता जाएगा तो एरिया डिक्रीज करेगा। आप चेक कर लो, अगर ये कॉइल घुमा रहे तो खाली वाली जगह का एरिया बढ़ेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाली जगह उसका एरिया डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो हमने बोला व्हेन T is greater than pi by omega, एरिया डिक्रीजेस, फ्लक्स डिक्रीजेस, और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, इनटू द प्लेन वाला क्लॉकवाइज। तो करंट रहेगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, सेम है, रिजल्ट तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पहला सवाल पूछा है, शो दैट द डायरेक्शन ऑफ current when the loop is entering the region anti-clockwise. Plot the graph between induced EMF and time of rotation for 2 periods of rotation. देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लूं, तो करंट पहले चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, T इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा तक, उसके बाद चलेगा क्लॉकवाइज 2 पाई बाई ओमेगा तक, फिर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर से अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा तक, फिर आ जाएगा बाहर 4 पाई बाई ओमेगा तक। ये जो टाइम लिखा 4 पाई बाई ओमेगा यानी कि 2 साइकिल हो गई। ये हो गया जब लूप अंदर जा रहा है, ये जब लूप बाहर आ रहा है, ये फिर लूप अंदर जा रहा है, फिर लूप बाहर आ रहा है, 2 साइकिल हो गए, टाइम के साथ ग्राफ बन गया। देखो आप, अच्छा कोई बच्चे कह रहे सर एरिया ही नहीं समझ में आ रहा। आप ये देखो कि एक कॉइल है जिसको हम अंदर भेज रहे हैं, तो इतना एरिया, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है, ये वाला, ये सेम, ये जो सर्कुलर वाला ये एरिया है, यही केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे जैसे कॉइल को घुमाएंगे, ये कॉइल को ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, तो कॉइल घुमाते जाएंगे तो ये एरिया जो है धीरे धीरे इसके अंदर इंक्रीज होगा, और ये जो बाहर ग्रे वाला एरिया है वो डिक्रीज होगा। अगर हम किसी कॉइल को ऐसे रोटेट करते हुए अंदर ले जा रहे हैं, तो यहां के इधर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उल्टा बोल दिया हूं, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में नहीं। तो अब जब ऐसे घुमाऊंगा, तो जैसे ही घुमाऊंगा वैसे ही इसका हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंक्रीज, इस लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो इसका हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला इंक्रीज होने लगेगा। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ी देर तक ये इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद जब और 180 डिग्री से ज्यादा घुमाएंगे तो यही वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से फिर से बाहर आने लगेगा। तो पहले कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, आप देखो जरा, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है,
थोड़ी देर बाद हमको ये कॉइल ऐसा दिखेगा। आप कहेंगे सर पूरा का पूरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और बाहर कुछ है ही नहीं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर नहीं है, ये पूरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसके बाद जब घुमाएंगे तो कॉइल जैसे ही घूमेगा तो अंदर वाला हिस्सा कम होने लगेगा, बाहर वाला इंक्रीज होने लगेगा। जब अंदर का एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रही है, जैसे एंटर करेंगे ये ऐसे घूमता जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब बताओ इनटू द प्लेन फ्लक्स इंक्रीज हो तो तुम आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करोगे, तो आउट ऑफ द प्लेन के लिए करंट आप एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे इस कॉइल में, आउट ऑफ द प्लेन के लिए। लेकिन जब 180 डिग्री घूमने के बाद, ये 180 डिग्री देखो, ये पूरा 180 डिग्री घूम गया, यहां से यहां तक आ गया। आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो आ जाएगा। पहले समझ लो कॉइल ऐसा था, फिर जब इसको घुमाना स्टार्ट करे तो थोड़ी देर में ये कॉइल ऐसा दिख रहा है, यहां आ गया। फिर थोड़ी देर बाद कॉइल ऐसे दिखने लगेगा, यहां आ गया, मतलब आधा अंदर आधा बाहर। फिर उसके बाद कॉइल ऐसे दिखने लगेगा, मतलब अंदर थोड़ा ज्यादा पार्ट है, बाहर थोड़ा कम है। फिर कॉइल और घुमाएंगे तो पूरा कॉइल अंदर आ गया। फिर उसके बाद घुमाएंगे तो अब कॉइल बाहर आने लगेगा, मतलब कॉइल ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे। तो आप कहोगे यार ये तो बाहर वाला, मतलब अंदर वाला एरिया तो कम हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो सर इस समय करंट के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई अंदर का फ्लक्स इनटू द प्लेन है और वो एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो अंदर की तरफ ही बनाएंगे, यानी कि करंट क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो आधे साइकिल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फिर आधे साइकिल के बाद करंट क्लॉकवाइज है। लेकिन करंट का फॉर्मूला बी आर स्क्वायर ओमेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बी आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अंदर जाते समय भी करंट कांस्टेंट है और बाहर आते समय भी करंट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फिर कांस्टेंट फिर कांस्टेंट, बस डायरेक्शन पलट जा रहा है। एक बार अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब कॉइल अंदर जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, कॉइल जब बाहर आ रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चे कुछ कह रहे हैं सर जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करना चाहिए। ये थोड़े लल्लू जैसी बात कर दी तुमने। इसका मतलब है अभी मामला उतना, तुम्हारा दिमाग अभी वहां परिपक्व, इतना मतलब मैच्योर हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसा टर्म है जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तुम्हारी इतनी लल्लू जैसी बात तुमने बोली है जिसके लिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा डांटना चाहूंगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। इतने बड़े गधे निकले तुम। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, इतना लॉजिकली बोल सकते हो तुम। सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज ही हो रहा होगा। कितने बड़े पागल निकले तुम। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, जैसे यहां पे है, यहां पे देखो फ्लक्स का फंक्शन देखो लल्लुओं, फ्लक्स का फंक्शन है बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, यानी फ्लक्स का फंक्शन टाइम के पावर 1 का फंक्शन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि लीनियरली फ्लक्स, अगर फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहा हो, ऐसे यानी वेलोसिटी अगर ऐसे इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। इसका स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है। वैसे ही अगर फ्लक्स टाइम के साथ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट लल्ला कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, डिफरेंशिएशन से बन रहा है। मैथमेटिक्स जीरो कर आए हो क्या पूरा? फ्लक्स बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा तो करंट भी घट जाएगा। ये कौन सी लॉजिक बनाई तुमने भाई? फ्लक्स बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ नहीं जाएगा। फ्लक्स बढ़ जाएगा तो फ्लक्स के डेरिवेटिव से करंट बन जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, बन जाएगा। बढ़ नहीं जाएगा, बन जाएगा। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, बढ़ नहीं रहा है लल्लुओं। अगर फ्लक्स कांस्टेंटली बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग स्लोप से बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजिंग, अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग स्लोप से बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजिंग। बढ़ थोड़ी ना जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, ये देखिए एक सर्कुलर लूप है। लूप क्या है? वायर है। चलो कुछ और बनाते हैं, चलो यहीं से करते हैं। लिखा है
ends of a wire bent in form of a circle are pulled away with V. Find induced EMF when radius of the loop is R. सवाल को आराम आराम से पहले समझ लीजिए। यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, ये एक वायर था स्ट्रेट, जैसे हमारे पास कोई मेटल का वायर है, उसको मैंने ऐसे लूप में घुमा के अंटा लगाया और उसके एंड पॉइंट को ऐसे अवे की तरफ खींचना, दोनों एंड पॉइंट को ऐसे अवे खींचेंगे तो वो जो सर्कल का जो आपने गोला बनाया है उसको ऐसे अवे खींचने से वो जो सर्कल का गोला है उसका साइज कम होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये एंड है इसको भी V से खींचना है, इस एंड को भी V से खींचना है, और ये मान के चलना है कि जो जैसे खींचते जा रहे हैं तो भी जो लूप है वो सर्कुलर ही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है। यहां पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B है तो इसके अंदर से एक फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसको आगे आगे खींचेंगे वैसे ही ये ऐसे डिक्रीज होने लगेगा एरिया। तो हम बोलेंगे इस केस में एरिया इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आपने अभी अभी बोला था कि सर जब फ्लक्स चेंज होता है तो 3 रीजन हो सकते हैं फ्लक्स चेंज होने के। ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो B रहे, एरिया चेंज हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम रहे, एंगल बदल जाए। तीसरा कारण हो सकता है एरिया और एंगल सेम रहे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए। तो हम अभी पहले वाले एग्जांपल में हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड B है लेकिन इसका सर्कल का रेडियस धीरे धीरे बदल रहा है, तो इसका रेडियस टाइम के साथ बदलता जाएगा। अब टाइम के साथ कैसे बदलेगा वही हमें लिखना है। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर आएगा d∅dt और उसको लिखेंगे B इंटू dA/dt। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है किसी भी रेडियस के समय होता है πr², एरिया ही नहीं लिखना मुझे आ रहा, πr², ये लिख दिया यहां πr²। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr/dr लिख दिया। कोई डिफरेंशिएशन समझ गया होगा, dr/dt। अब dr/dt का वैल्यू हमें दिया नहीं है सवाल में, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको भी समझते हैं। मान लीजिए इस पूरे वायर का लेंथ L है, इस पूरे वायर का लेंथ L है और इस समय ये वाले एंड को हम आगे खींच लिए हैं टाइम t तक, तो ये डिस्टेंस हो गया vt, और ये एंड को भी हम टाइम t तक आगे खींच लिए हैं तो ये डिस्टेंस भी हो गया vt, और बीच का सर्कल r रेडियस का है तो बीच का डिस्टेंस हो गया 2πr। यानी पूरा लेंथ L किसी भी टाइम t पर 2πr प्लस 2vt हो जाएगा। अब देख लो, अगर वायर को v स्पीड से खींचते जाओगे तो एक एंड को v स्पीड से t टाइम तक खींचा तो वो आगे चला गया vt, दूसरे एंड को v स्पीड से आगे खींचा तो वो भी चला गया vt, और बीच में सर्कल बन गया किसी रेडियस r का, तो हमने बोला 2πr का बीच का सर्कल और इधर इधर vt ऐड करते तो टोटल लेंथ ऑफ वायर है। लेकिन लेंथ टोटल चेंज नहीं हो रहा, हम खींच रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये वाला टर्म इंक्रीज होगा, 2πr वाला डिक्रीज होगा, लेंथ L कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ L 0 हो गया, 2π कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन dr/dt प्लस 2v। तो हमको ये यहां पे दिख रहा है कि dr/dt का वैल्यू सॉल्व करने से v/π आ गया। वैसे तो -v/π आया क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रहा है इस सवाल में, टाइम के साथ रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो वो माइनस का माइनस फैक्टर हम लोग लेते नहीं, यहां पे लगा देंगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है और आगे लिखा है 2πr और उसमें लिखा है dr/dt, dr/dt, और dr/dt को लिख दिया v/π, तो b इंटू 2πr, dr/dt की जगह लिख दिया v/π, v/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया b इंटू 2r इंटू d। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर आ गया, वैल्यू निकाल आया। तो भाई
आपको किसी भी सवाल में ये जज तो करना पड़ेगा कि इस सवाल में क्या बदल रहा है, मतलब एरिया बदल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है या एंगल बदल रहा है। इसमें ना तो हम कॉइल को घुमा रहे हैं, ना फ्लिप कर रहे हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा घटा रहे हैं, इसमें वायर को खींच खींच के एरिया बस चेंज कर रहे हैं। तो एरिया का डिफरेंशिएशन लगाना है। डीए बाई डी टी का वैल्यू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी लगा दिया और डी आर बाई डी टी का वैल्यू वी के टर्म्स में उठा के निकाल के रख दिया। तो चारों ऑप्शन में वी के टर्म्स में कोई ऑप्शन दिया होगा, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के तो सर बहुत सवाल हो सकते हैं। कोई भी ऐसा रॉड को चलाएंगे या कुछ भी करेंगे ऐसा लूप बना के। तो सबसे फेमस जो एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल, अब यहीं के बाद हम इस तरह के पिक्चर को कन्वर्ट कर देंगे मोशनल ईएमएफ में। लेकिन पहले इस मोस्ट फेमस एग्जांपल को देखो। यहां पे रेजिस्टेंस आर है, मैंने बनाया नहीं था, आप बना लो। ये रेजिस्टेंस आर है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। क्योंकि ये मोस्ट फेमस है इसलिए इसको बहुत प्यार से करेंगे, इसको बहुत प्यार दिखाएंगे। पहले इसको अभी तो पिछले सवाल में ही लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्या थिंकिंग क्या है, मुझे तो अभी आइडिया नहीं लग रहा। आप एक वायर को ऐसे लपेट दो, ऐसे ऐसे उसका ऐसे इसका गोला बना दो और फिर इस एंड को और इस एंड को बाहर की तरफ खींचो। तो खींचने से इसका जो गोले का ये है साइज है, ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे बाहर खींचेंगे तो गोला तो छोटा बड़ा हो जाएगा, ये वाला लूप है ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़? एक वायर लिया, इस वायर को लिया और ऐसे लपेट के दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींचा तो सर्कल तो छोटा हो जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हैं, इसको कैसे समझाएं? चलिए, हमने कहा ये एल लेंथ का एक रॉड है, एल लेंथ का रॉड, एल लेंथ का नहीं है। इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो एल है, ये एल है। रॉड का जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। तो रॉड वैसे तो ज्यादा लेंथ का है लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो एल है। इस रॉड को हम v वेलोसिटी से चलाएं तो यहां पे जो देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ क्लोज्ड लूप हो गया, ये क्लोज्ड लूप है। अगर आप सिंपल लॉजिक देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि व्हेन द रॉड इज मूव्ड, एरिया ऑफ क्लोज्ड कॉइल इंक्रीजेस। तो हम कहेंगे कि अगर इसको v वेलोसिटी से चलाओगे तो किसी भी टाइम में ये vt डिस्टेंस आगे चला जाएगा, vt। तो इसका जो एरिया में चेंज आएगा वो आ जाएगा, ये इतना एरिया चेंज आ जाएगा किसी भी टाइम में। तो हम बोलेंगे जो चेंज इन एरिया है वो आ जाएगा एल वीटी। अगर dt टाइम में चलाओगे तो भी कर सकते हैं, हमको dt टाइम ले लेना चाहिए। dA इज इक्वल टू एल वी डी टी। किसी भी टाइम t dt में जो रॉड आगे चलेगी वो v dt चलेगी और v dt चलने पर इसमें जो एरिया में चेंज आएगा वो पहले एरिया जो था उसमें इतना एरिया और ऐड हो जाएगा। तो चेंज इन एरिया एल वी डी टी। तो dA बाई डी टी का वैल्यू आया L इंटू वी। अब फ्लक्स होता है या चेंज इन फ्लक्स होता है B इंटू डी ए, मतलब इंड्यूस डीएमएफ होता है B इंटू डी ए बाई डी टी। B को B लिखा, dA बाई dt को LV लिखा, आंसर आ गया इंड्यूस्ड का BLV। वीडियो पॉज हो गया? नहीं भाई, मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा है। एक बच्चे का नाम है पुष्पा राज, क्या है? 10 सेकेंड लैगिंग चल रहा है। पुष्पा राज तुम तो झुक ही गए अभी से।
ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी आ गया। अगर मैं पूछूं करंट इन द लूप और केवल एक ही रेजिस्टेंस आर है, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये दोनों वायर रॉड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से ऐसे करंट। अब हमें पता कैसे चलेगा करंट किस डायरेक्शन में? तो आपने राइट में रॉड को चलाया है तो ऐसे आपको बोलेंगे अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर अंदर वाला इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज कराने के लिए अपोजिट में बनाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। यानी एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमेशा ऐसा फ्लो करेगा जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। तो हमारा आंसर BLV/R हो गया। इसी रिजल्ट को अभी हम दूसरे चश्मे से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन ये BLV/R हो गया। अगर मैं इसमें पूछूं कि रेजिस्टेंस R में कितनी पावर है, तो पावर इन रेजिस्टेंस R इज BLV का स्क्वायर बाय R। ये फॉर्मूला V²/R वाला है, ये पावर लॉस यानी कि पावर इन रेजिस्टेंस R। मान लीजिए कोई पूछता है आपको कि रेजिस्टेंस R में कितना हीट बनेगा, तो हीट इन रेजिस्टेंस R में पावर इंटू टाइम कर देंगे, यानी BLV/R इसका होल स्क्वायर इंटू टाइम। ये सब फॉर्मूले पर बेस्ड डीपीपी में आज सवाल है, इसलिए फटाफट मैंने बता दिए हैं। मामला बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधा चेंज इन एरिया से हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक नए चश्मे से आपको दिखाऊंगा और इस कहानी में बनने वाले ईएमएफ का नाम मोशनल ईएमएफ बोल दूंगा, और आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी कि इसके बारे में कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये देखो, अरे ये तो रॉड मैंने चलाया ही था, रॉड चला, एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो आज का समय समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। अब जो भी है इसके बाद मोशनल ईएमएफ के टर्म से बात करेंगे, हालांकि एक दो चीजें और फॉर्मूला बना रहे थे। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसलिए ज्यादा इसमें बहुत मतलब ऐसा खतरनाक नहीं है। स्पीड बनानी है, इसमें स्पीड बनाओ, 2-3-4 क्लास में ही काफी कुछ हो जाएगा ये चैप्टर। नमस्कार।